हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल अहिरवा और स्वागत है आप सभी का मास्टरमाइंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ जो कि वेल्डर ट्रेड यानी कि आईटीआई की स्पेशल ट्रेड वेल्डर के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। इसके पहले मैंने आपको वेल्डर ट्रेड के 3 वीडियो दे दिए हैं जिसमें 50-50 क्वेश्चन थे, यानी कि अब तक के वेल्डर ट्रेड के 150 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं और इस वीडियो में 50 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपके 200 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप आईटीआई की वेल्डर ट्रेड की एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ में वे स्टूडेंट जो टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे ट्रेनिंग ऑफिसर, रेलवे, जेई, डीआरडीओ, इसरो, एनी टेक्निकल एग्जाम, तो उनके लिए भी ये क्वेश्चन उतने ही इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है दोस्तों, और इससे पहले यदि आपने 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो 3 वीडियो जरूर देखें। ठीक है, और ये चौथा वीडियो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज से क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि 151वां क्वेश्चन है कि छोटे आकार के पतले पाइप को काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी यानी कि पाइप कटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पाइप की गैस वेल्डिंग के लिए नोजल आकार का चयन करने के लिए आधार क्या है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि पाइप की दीवार की मोटाई कितनी है। तो जितनी पाइप की दीवार की मोटाई रहेगी उतनी ही आकार का हम नोजल का उपयोग करेंगे, यानी कि इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, पाइप की दीवार की मोटाई। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के फिलर रॉड में लोहे का प्रतिशत अधिक होगा। दोस्तों, हमें वो फिलर रॉड निकालनी है जिसमें लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, इसका आंसर आएगा लोह यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्टील को विशिष्ट तापमान पर गर्म करने और अचानक ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों, उसको बोलते हैं हम क्विंचिंग, है ना, कि ऑप्शन डी। जब भी हम किसी धातु को गर्म करते हैं और उसको अचानक से एकदम ठंडा कर देते हैं तो वह क्रिया क्विंचिंग कहलाती है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नॉर्मलाइजिंग स्टील का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन है दोस्तों कि नॉर्मलाइजिंग स्टील का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर आएगा आपका कि ऑप्शन डी यानी कि एक समान संरचना के बारीक ग्रेन का उत्पादन करना। ठीक है, नॉर्मलाइजिंग एक हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस होती है दोस्तों, जिसमें हम धातु को गर्म करके ठंडा करते हैं, जिसमें धातु काटने योग्य होती है। ठीक है, यानी कि हम धातु को कठोर से नर बनाते हैं, उसको बोलते हैं नॉर्मलाइजिंग। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि एक समान संरचना के बारीक ग्रेन का उत्पादन करना, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रूट गैप स्थापित करने का उद्देश्य क्या है। रूट गैप, तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी यानी कि अच्छी पेनिट्रेशन पाने के लिए, यानी कि अच्छी पेनिट्रेशन पाने के लिए हम रूट गेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु में उच्च तापीय चालकता होती है। मतलब कि हमें वो धातु निकालनी है जिसमें उच्च तापीय चालकता होती है, जिसमें अधिक तापमान किस धातु में होता है, मतलब कह सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी कॉपर यानी कि आप तांबा। ठीक है, तांबा में अधिक तापीय चालकता होती है इन धातु की अपेक्षा। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक तनाव को दूर करने के लिए गर्म वेल्ड जॉइंट की प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों, इसका आंसर है पिनिंग। ठीक है, तो आंतरिक तनाव को दूर करने के लिए गर्म वेल्ड जॉइंट की प्रक्रिया क्या होती है, पिनिंग होती है, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के कास्ट आयरन में उच्च कठोरता होती है। तो दोस्तों, इसका आंसर आएगा वाइट कास्ट आयरन, यानी कि वाइट कास्ट आयरन में उच्च कठोरता होती है। ठीक है, यानी कि इसमें अधिक हार्ड कह सकते हैं इसको, अधिक हार्ड होता है वाइट कास्ट आयरन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार का कास्ट आयरन नरम होता है। अभी हमने हार्ड देख लिया कि हार्ड कौन सा कास्ट आयरन होता है, तो होता है वाइट मतलब सफ़ेद। ठीक है, तो सफ़ेद कास्ट आयरन क्या होता है, एकदम कठोर होता है। आप पूछा उसने कि किस प्रकार का कास्ट आयरन नरम होता है, तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आएगा ग्रे कास्ट आयरन, ऑप्शन ए। तो ग्रे कास्ट आयरन है वो एकदम नर्म होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है, मुलायम होता है। और जो वाइट कास्ट आयरन होता है एकदम हार्ड होता है, कठोर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 मिलीमीटर मोटी एमएफ स्टील, एमएफ शीट है ना, एमएफ मतलब माइल्ड स्टील। तो 2 मिलीमीटर मोटी एमएफ शीट को वेल्ड करने के लिए फिलर रॉड के किस आकार का प्रयोग किया जाना चाहिए।
तो दोस्तों इसका आंसर है 1.6 mm, यानी कि हम 2 mm की MF फीट को वेल्ड कर रहे हैं तो उसके लिए 1.6 mm के हमें फिलर रॉड चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड में फ्लक्स कोटिंग का मुख्य कार्य क्या है। फ्लक्स कोटिंग का मुख्य कार्य पूछा दोस्तों, तो इसका आंसर आएगा आर्क को स्थिर करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, गैस कटिंग में ऑक्सीजन लीवर का उद्देश्य क्या होता है। तो दोस्तों गैस कटिंग में ऑक्सीजन लीवर का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, यानी कि अतिरिक्त ऑक्सीजन को छोड़ना और पिघले हुए धातु को धक्का देना। ठीक है, मतलब हम क्या करते हैं उस लीवर से कि अधिक मात्रा में हम ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं और जो पिघली हुई धातु है उसको वहाँ से हटाते हैं उस ऑक्सीजन के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं रिवेट हेड कटिंग के लिए किस गेजिंग नोजल का चयन किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए कि 3 पूर्व हीटिंग होल के साथ बेंट नोजल। ठीक है, अगला क्वेश्चन पोर्टेबल कटिंग मशीन के एक्स भाग का नाम क्या है। दोस्तों पोर्टेबल कटिंग मशीन के एक्स भाग का नाम पूछा है, तो ये देखो ये पोर्टेबल कटिंग मशीन है जिसमें एक्स भाग जो लिखा हुआ है अंकित किया हुआ है, हमें इसका नाम बताना है। तो दोस्तों इसका नाम है गति नियंत्रण, यानी कि हम इससे चाल को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, गति नियंत्रण यानी कि स्पीड कंट्रोल जिसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कार्बर्जिंग लॉ से हमें क्या लाभ होगा। तो दोस्तों कार्बर्जिंग लॉ से हमें क्या लाभ होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि स्टार्टर लॉ सफाई के लिए उपयुक्त है, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं उत्पन्न एसिटिलीन गैस में क्या दोष होता है। जो एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है उसमें क्या दोष होता है, तो इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, यानी कि हाइड्रोजन, चूना, धूल, अमोनिया और जलवाष्प। जो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो अमोनिया गैस होती है उसमें कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती है, तो उसमें अशुद्धियाँ होती है हाइड्रोजन, धूल, चूना, अमोनिया और जलवाष्प। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गैस वेल्डिंग में उपयोग किए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में प्रेशर का उपयोग किस श्रेणी में किया जाता है। मतलब दोस्तों जो सिलेंडर होते हैं, जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें जब हम प्रेशर देते हैं, प्रेशर कितना होता है या कितने प्रेशर से हम ऑक्सीजन को बाहर सप्लाई करते हैं उसका हमें बताना है। ठीक है, तो कितना प्रेशर होता है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 120 से 150 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, ध्यान रखना कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर में जो प्रेशर होता है वो होता है 120 से 150 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं राइट वर्ड वेल्डिंग द्वारा फिलर रॉड का कोण क्या होना चाहिए। राइट वर्ड यदि हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसके द्वारा फिलर रॉड का कोण क्या होना चाहिए। दोस्तों इसका आंसर आएगा 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि एज प्रिपरेशन के बिना फोरहैंड तकनीक, है ना। क्वेश्चन है कि एज प्रिपरेशन के बिना फोरहैंड तकनीक द्वारा गैस वेल्डिंग करने के लिए कितनी प्लेट की मोटाई का प्रयोग किया जाना या किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर है 3.15 mm की प्लेट का। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि पीतल की वेल्डिंग में किस प्रवाह का प्रयोग किया जाता है। तो यदि दोस्तों हम पीतल की वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसके लिए किस प्रकार के प्रवाह का उपयोग पीतल की वेल्डिंग में किस प्रवाह का प्रयोग किया जाता है। तो उससे इसका आंसर आएगा फोरेक्स पेस्ट, जिसको बोलते हैं हम फोरेक्स पेस्ट, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं गैस वेल्डिंग स्टेनलेस स्टील प्लेटों के लिए किस फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। यानी गैस वेल्डिंग में जो स्टेनलेस स्टील होती है या स्टेनलेस स्टील की प्लेट के लिए किस फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, यानी कि जिंक क्लोराइड और पोटेशियम डाइक्रोमेट पेस्ट का। ठीक है, ऑप्शन डी। तो अगला क्वेश्चन है कि गैस वेल्डिंग एल्यूमिनियम के लिए किस फिलर रॉड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यदि हम गैस वेल्डिंग कर रहे हैं और एल्यूमिनियम की कर रहे हैं तो उसमें जो फिलर रॉड का उपयोग होगा वो किस धातु की बनी होगी। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, यानी कि शुद्ध एल्यूमिनियम
या शुद्ध एल्यूमिनियम और उसके साथ 5% सिलिकॉन एल्यूमिनियम की मिश्रित धातु, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गैस वेल्डिंग के लिए एल्यूमिनियम जॉब का प्री हीटिंग तापमान क्या होना चाहिए। हम गैस वेल्डिंग करने के लिए एल्यूमिनियम जॉब का प्री हीटिंग तापमान क्या होना चाहिए। दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि 250 से 400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पाइप की गैस वेल्डिंग के लिए नोजल आकार का चयन करने के लिए आधार क्या है। यानी कि हम पाइप की जो गैस वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसके लिए नोजल का चयन, यानी उसके आकार का चयन हम कैसे करते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, यानी कि पाइप की दीवार की मोटाई से। तो जितनी पाइप की दीवार की मोटाई होगी उसी अनुसार हम फिलर रोड का उसी अनुसार हम नोजल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक क्षैतिज रेखा में वेल्डिंग लंबवत रूप से रखे गए पाइप के लिए AFME के अनुसार वेल्डिंग की स्थिति क्या होगी। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 2G, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5G स्थिति में वेल्डिंग पाइप में किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है। हाँ, तो 5G स्थिति में वेल्डिंग पाइप में किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, यानी कि पाइप को 12 o'clock से 6 o'clock तक या तो अपहीट या फिर डाउनहीट विधि में देखा जाता है, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि CCMA फिलर रोड का कौन सा आकार, यानी कि 1.6 व्यास फिलर का उपयोग करके वेल्डेड पाइप 50 mm व्यास पाइप के रूट के फिनिश रन के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि 30 mm व्यास के लिए, ठीक है, यानी कि 5 मतलब होता है व्यास। अगला क्वेश्चन 5 मिलीमीटर मोटी दीवार पाइप को वेल्ड करने के लिए किस आकार के इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। अब 5 मिलीमीटर की यदि कोई दीवार है या फिर कोई धातु है जिसको आपको वेल्ड करना है तो इलेक्ट्रोड का उपयोग कौन सा आकार के इलेक्ट्रोड का प्रयोग करेंगे। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, 3.15 mm के व्यास के इलेक्ट्रोड का, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कौन सा टेस्ट किसी धातु की कठोरता को इंगित करता है। यदि हमें किसी धातु की कठोरता निकालनी है तो हम कौन सा टेस्ट ही करेंगे। तो दोस्तों इनमें से एक टेस्ट है ब्रिनल टेस्ट, ठीक है। अब ब्रिनल से भी हार्डनेस टेस्ट कर सकते हैं, एक रॉकवेल्स होता है और एक विनर्स होता है, ठीक है, किंतु इसमें दे रखा है ब्रिनर, तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए, ब्रिनल टेस्ट, ठीक है। ब्रिनल टेस्ट में हार्डनेस टेस्ट है, कठोरता टेस्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार के प्री हीटिंग को केवल वेल्ड किए जाने वाले भागों में किया जाता है। दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्थानीय प्री हीटिंग, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन लौह धातु को वेल्ड करने में किस प्रकार की ध्रुवता का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि विपरीत ध्रुवता। यानी कि अब हम अलोह धातु की जो वेल्डिंग करते हैं, अलोह धातु में जो अलोह धातुएं होती है, ठीक है, जिसमें लोह की मात्रा नहीं पाई जाती, उनको बोलते हैं अलोह धातु। तो अलोह धातु को वेल्डिंग करने के लिए किस प्रकार की ध्रुवता का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसे बोलते हैं हम, यानी कि विपरीत ध्रुवता, है ना, रिवर्स ऑफ पोलरिटी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन मोल्टन पूल पर किस प्रकार के आर्क का नियंत्रण नहीं होता। मोल्टन पूल पर किस प्रकार का आर्क का नियंत्रण नहीं होता। दोस्तों इसका आंसर आएगा लंबी आर्क की लंबाई का, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन अस्थिर आर्क उत्पन्न करता है। अस्थिर आर्क उत्पन्न करता है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा लंबी आर्क की लंबाई, जो कि अस्थिर आर्क उत्पन्न करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की आर्क की लंबाई खराब पेनिट्रेशन पैदा करती है, ठीक है, किस प्रकार की आर्क की लंबाई खराब पेनिट्रेशन पैदा करती है। दोस्तों इसका भी आंसर आएगा लंबी आर्क की लंबाई, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि पाइप वेल्डिंग में 4 घड़ी की स्थिति क्या है। यदि हम पाइप वेल्डिंग में 4 घड़ी की स्थिति क्या है, तो दोस्तों वो स्थिति है 6, 12, 3, 9, यानी कि समकोण, एकदम समकोण होती है। 6 से 12, 12 से 3 और 3 से 9, जो घड़ी की बिंदु रेखे एकदम समकोण पर होती है पाइप वेल्डिंग में, जो 4 घड़ियाँ होती है, तो 6, 12, 3, 9, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन CW पाइप वेल्डिंग में घड़ी 6 की 5G स्थिति क्या है। अब घड़ी 6 की 5G स्थिति पूछा उसने, दोस्तों इसका आंसर आएगा ओवरहेड की स्थिति, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन है 6G स्थिति के तहत वेल्डिंग पाइप के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ना कि 6G स्थिति के तहत वेल्डिंग पाइप के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा पाइप नहीं घुमाया और पाइप अक्षीय 45 डिग्री कोण जमा वेल्ड प्लेट लंबवत, यानी कि जो ऑप्शन डी है वो बोल रहा है कि पाइप नहीं घुमाया और पाइप जो अक्षय है वो 45 डिग्री कोण पर जमा और वेल्ड फ्लैट एंड लंबवत, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील प्लेटों को वेल्ड करने के लिए, आप स्टेनलेस स्टील की प्लेट की बात कर रहे हो तो स्टेनलेस स्टील प्लेटों को वेल्ड करने के लिए किस तत्व फिलर रोड का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें फिलर रोड का प्रयोग होगा, वो कौन सी फिलर रोड होगी, तो होगी मोलिबेडेनम, ठीक है, मोलिबेडेनम कोलम्बियम। तो ये वो धातु होती है जिसमें हम स्टेनलेस स्टील की प्लेटों को वेल्ड करते हैं। तो कौन सी होती है वो, तो ये मोलिबेडेनम कोलम्बियम, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कि पीतल के आम मिश्र धातु तत्व कौन से होते हैं। पीतल के आम मिश्र धातु तत्व कौन से होते हैं, तो दोस्तों वो है तांबा और जस्ता, यानी कि तांबा और जस्ता से मिलकर क्या बनता है, पीतल, ठीक है। यदि पूछ लिया कि पीतल की मिश्र धातु कौन सी है तो भी इसका आंसर क्या आएगा, तांबा और जस्ता। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस एल्यूमिनियम मिश्र धातु में 1% लोहा और सिलिकॉन होता है। तो है ना कि पूछा उसने कि निम्न में से किस एल्यूमिनियम मिश्र धातु में, हमें एल्यूमिनियम की मिश्र धातु में बतानी है जिसमें 1% लोहा और सिलिकॉन होता है। दोस्तों इसका आंसर आएगा व्यावसायिक रूप से शुद्ध एल्यूमिनियम। जो शुद्ध एल्यूमिनियम होता है उसमें 1% लोहा और सिलिकॉन होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन गैस वेल्डिंग करने से पहले चादरों की सफाई का उद्देश्य क्या होता है। यानी कि हम जब किसी चादर या चद्दर की गैस वेल्डिंग करते हैं तो उनको साफ करते हैं, तो साफ करने का उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों इसका आंसर है पोरोसिटी से बचने के लिए, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी, पोरोसिटी से बचने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की वेल्डिंग बेस धातु की तुलना में 450 डिग्री से ऊपर गलनांक के साथ एक आलोह फिलर का उपयोग करती है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ब्रेजिंग, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन किस वेल्डिंग प्रक्रिया से भिन्न धातुओं को वेल्ड किया जाता है, यानी किस वेल्डिंग प्रक्रिया से भिन्न धातुओं को वेल्ड किया जाता है, तो वो है दोस्तों ब्रेजिंग। ब्रेजिंग से हम कई प्रकार की धातुओं को वेल्ड कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है ब्रेजिंग विधि द्वारा 2 mm हल्के स्टील को वेल्ड करने के लिए किस प्रकार की गैस की लौह का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑक्सीकरण लौह, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वेल्डिंग का कौन सा सिस्टम आर्क ब्लो से मुक्त होता है, यानी कि इसमें आर्क ब्लो नहीं होती। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों एसी वेल्डिंग, ठीक है। जब हम वेल्डिंग करते हैं एसी वेल्डिंग तो उसमें आर्क ब्लो नहीं होता। अगला क्वेश्चन है वेल्डिंग में गर्मी के कारण विस्तार और संकुचन का क्या प्रभाव पड़ता है। विस्तार मतलब जब कोई धातु फैलती है और संकुचन मतलब सिकुड़ती है। तो क्वेश्चन ये है कि वेल्डिंग में गर्मी के कारण विस्तार और संकुचन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि विरूपण, ठीक है। अगला क्वेश्चन विरूपण किस प्रकार दिखाया गया है। अभी इसमें जो विरूपण दिखाया गया है वो किस प्रकार दिखाया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, अनुप्रस्थ विकृति, यानी कि ट्रांसवर्स डिस्टोर्शन। इसमें जो विरूपण दिखा है, यहाँ पे जो तीर के निशान दे रखे हैं, तीर के निशान के बीच में जो गैप दे रखी है ये होता है विरूपण। तो इसमें जो विरूपण का जो प्रकार दे रखा है वो किस प्रकार का है, तो वह है अनुप्रस्थ विकृति, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विकृति को नियंत्रित करने के लिए वेल्डिंग की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि नहीं है। यानी कि यदि हम वो विकृति को नियंत्रित करते हैं तो उसके लिए जो विधि उपयोग की जाती है तो इनमें से वो कौन सी विधि नहीं है जिसका उपयोग हम नहीं करते। तो इसका आंसर है दोस्तों राइट हैंड वेल्डिंग का प्रयोग हम विकृति को नियंत्रित करने के लिए नहीं करते। बाकी हम स्किप वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं, बैक स्टेप वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं एंड इंटरमिटेंट वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं, किंतु राइट हैंड वेल्डिंग का प्रयोग हम विकृति को नियंत्रित करने के लिए नहीं करते हैं, ठीक है, यानी कि इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है
विकृति को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से क्या करेंगे। अब यदि हमको विकृति नियंत्रित करनी है तो विकृति को नियंत्रित करने के लिए हम क्या करेंगे। तो दोस्तों यदि आपको विकृति समझ में नहीं आ रहा कि विकृति कैसे कहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि विकृति वहाँ एक लंबाई होती है, जैसे जो मूल लंबाई होती है, और मूल लंबाई के बाद यदि हम उसको खींचते हैं थोड़ी सी बड़ी और हो जाती है, या फिर हम उसको दबाते हैं तो मूल लंबाई से थोड़ी और उसकी आकृति या फिर उसकी साइज कम हो जाती है। तो वो जो साइज होता है कम या बढ़ना, वो होती है उसकी विकृति। जैसे कि तो उसने वही सोचा कि विकृति को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से क्या करेंगे। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा बड़े इलेक्ट्रोड के साथ कुछ पास का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये भाग 4 था, वेल्डिंग ट्रेड का, यानी कि पार्ट 4 था, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन कवर हो गए। यानी कि अब तक के आपके वेल्डर ट्रेड में टोटल 200 क्वेश्चन कवर हो गए, जो ITI के एग्ज़ाम के साथ साथ जितने भी टेक्निकल एग्जाम है सबके लिए इंपॉर्टेंट है ही। आपने पुराने क्वेश्चन नहीं देखे तो दोस्तों आपसे विनती करता हूं कि पुराने 3 वीडियो आप जरूर देखें, जिसमें भी इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, एक बात और बोल रहा हूं, यदि आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और यह वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।